सेठ साहब, हमें पता है कि आप बेजार हो जाते हैं, लेकिन जहमत आपको देनी पड़ती है बार बार जब भी कोई इम्तिहान आता है या हम फंस जाते हैं हर रोज इम्तिहान आया होता है। हफ्ते में 3 दिन इम्तिहान आता है। नहीं यार, वो जिसमें आपको बिठाते हैं। अच्छा, इम्तिहान ऑनेस्टली मैं एम टायर्ड। हाँ, नहीं वो आपके चेहरे से भी बेजारी का तासुर जाता है। ये हर रोज अदालतें आते ये और वो। नहीं, हर रोज अदालतों को तो आपने सितंबर अक्टूबर में निपटा नहीं दिया था। हाँ, वो फिर शुरू हो गया मामला। वो तो शुरू हो गया, तो इसीलिए आपको इम्तिहान में बिठाने लगे, क्योंकि तब आपने एक अरसे तक प्रेडिक्ट किया था कि पुश बैक वर्सेस पुश बैक, और वाकई ऐसा हो रहा था कि एक तरफ से कोई अमल आता था तो दूसरी तरफ से रद्द अमल आता था, लेकिन अक्टूबर में वो मामला जैसे आपने कहा निमट जाएगा तो निमट गया। लेकिन अब क्या हुआ कि कल मैंने आपसे सवाल किया सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान का, और वो भी 2 मुतालिबात अगर ना माने गए तब। अब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो आईनी बेंच जो 23 अक्टूबर के महीने में कायम हुआ, और उसके बाद से लेकर अब तक कोई ख़ास केसेस उसमें नहीं चल रहे थे, छोटे मोटी कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन यकदम एक कॉज लिस्ट आती है और उसमें बाकायदा वो अहम केसेस जो कि पीटीआई के नुक्ता नज़र से भी बहुत अहमियत के हामिल हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं। ये 8 फरवरी के इंतखाबात वाला केस हो, इसके अलावा जो 9 मई तहकीकात उसकी दरख्वास्त गई हुई है, 8 फरवरी आम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इमरान खान साहब की दरख्वास्त है। इसके अलावा फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तों पर भी समाअत होने जा रही है 9 दिसंबर को, और ये सारी एक टाइम लाइन है जो इन केसेस की समाअत करेगी। अब ये सारे केसेस हैं जो मौजूदा हालातों, वाक़यात और सियासी निज़ाम से जुड़े हुए हैं, तो इसके असरात क्या हो सकते हैं, ये जहमत देनी आपको। कितने 8-9 हैं? हाँ जी, अच्छे खासे केसेस हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सो मैनी अदर्स। मेरा ख्याल है सारे मोस्ट फैसले जो हैं वो हुकूमत के हक़ में ही आएंगे, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, फॉर गॉड्स सेक। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इसलिए जल्दी अब इनको निपटाने का फ़ैसला किया गया है ताकि ये ख़त्म हो सारी कॉन्ट्रोवर्सीज। ये जवाब नहीं है, किसी कॉल का जवाब नहीं है या किसी तरफ से। अच्छा, दिस इज़, देखिए आपने सुन लिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें से जो ISPR की तरफ से जो बात आई है, फिर आप सुन रहे हैं वाडा साहब क्या कह रहे हैं जी, फिर आप सुन रहे हैं लोग जो कि इनडायरेक्टली एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं एक एस्टैब्लिशमेंट का। तो सारे जो पैगाम आ रहे हैं यही है कि अब हार्ड लाइन आ रही है, और अभी ये भी कि जी एक और प्रेशर आ रहा है कि जी और भी तरमीम की जाए, कानून बनाए जाएं, स्पेशली सोशल मीडिया, स्पेशली फेक न्यूज़, तो ये सारी बातें आ रही हैं। कब से को लोग कह रहे हैं कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आएगी और इसके अलावा भी कुछ कानून बनेंगे। हाँ। तो जो पैगाम आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनफ इज़ इनफ। अच्छा, और अब हार्ड लाइन आएगी, और गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि यार गेट ऑन विद इट, आप लोग थोड़े सुस्त पड़े हुए हैं। ठीक, अच्छा अब मोहसिन नकवी साहब ने तो अपना काम कर दिया। हाँ। और क्रेडिट भी ले गए जहाँ क्रेडिट मिलती है उनको, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। क्या काम किया 26 नवंबर वाला? अच्छा, मुझे लगा चैंपियंस ट्रॉफी वाला। अब चैंपियंस ट्रॉफी वाला भी काम उन्होंने कर लिया है, वो पहले वाला भी काम कर लिया है, उन्होंने जो लॉन्ग मार्च को फेल करा दिया। जी जी। तो अब बात यह है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है भाग दौड़ करके 26th अमेंडमेंट करवा ली है, तो अब मैं समझता हूँ कि प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि कुछ कानून साजी की जाए। इसी तरीके के साथ मेरा ख्याल है और जगह पे भी प्रेशर होगा कि लेट्स गेट ऑन विद इट। तो ये जो सारे केसेस हैं इनमें से 1-2 काफ़ी अहम है, बाकी जो है वो तो एक्सपेक्ट करें कि वो जो फैसले आएंगे वो हुकूमत के हक़ में होंगे। एक जो बहुत अहम केस है दैट रिलेट्स टू मिलिट्री कोर्ट्स जी, और ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट्स जी। अच्छा, मैं समझता हूँ ये सारे जो केसेस हैं ना, फॉर एग्जांपल वो इमरान खान की पिटीशन है कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए जी, वो मेरा ख्याल है कि हाँ क्यों नहीं, ओके हो जाएगी। अच्छा। वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो गवर्नमेंट तैयार है बढ़ाने के लिए। सवाल ये है कि कमीशनें आमतौर पे बनती हैं मामले को ठप करने के लिए, जो तारीख बताती है कि किसी चीज़ को ठप करना हो, गोल करना हो, कमीशन बना दो, क्योंकि वो गवर्नमेंट कमीशन तो गवर्नमेंट बनाती है ना, अदालत कमीशन नहीं बना सकती। अदालत अंडर कानून कैन ओनली इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट कि आप बनाए कमीशन, बाकी गवर्नमेंट बनाती है उसकी रूल एंड प्रोसीजर्स एंड रूल। तो वो कैसी कमीशन बनाएंगे, वो एक्सेप्टेबल होती है नहीं होती, कितनी जल्दी वो फैसले करती है और क्या फैसले करती है, सेपरेट इशू। बट मेरा ख्याल है ये कंसीड कर दिया जाएगा कि एक कमीशन बननी चाहिए। अब क्या वो जुडिशल हो या कोई और हो, मेरा नहीं ख्याल अदालत ये कहेगी जुडिशल कमीशन बनाओ। वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक कमीशन बनाया हो इंक्वायरी, जी, ठीक है, उसके अंदर रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, बट इट कांट बी ए जुडिशल कमीशन।
ओके ठीक। सो एक तो ये बात है। दूसरी आप एक दो और केसेस हैं, आई थिंक दे रिलेट टू 9 मई तहकीकात, ये मुतालबा इमरान खान साहब का भी है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये शायद मान लिया जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट इस पे आईनी बेंच इसको थोड़ा सा अमेंड किया जाएगा ओके। और मान लिया जाएगा। ओके। और जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के तहकीकात के खिलाफ, वो कहेंगे जी ये तो ऑलरेडी ट्राइब्यूनल्स बन गई हैं जी, तो इसकी यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, ये तो आपने जाना है जहाँ जाना है वहाँ जाए। अच्छा। वो तो इलेक्शन कमीशन का खाता है, ये हमारा खाता नहीं है। और क्या पूछते चले, मैं आपको बताता हूँ क्या कहेंगे। अच्छा। और इसमें अब आपने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक जो दरखास्तों की बात की, ये केस पहले चले? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 2020 में आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सेठ वकार साहब जो वफात पा गए हैं, ठीक जी, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को 3 इश्यूज के ऊपर नाराज़ किया था। पहला इशू ये था कि उन्होंने बहुत से तालिबान थे जिनको गिरफ्तार किया हुआ था और वो एक किस्म के डिसिपेट थे, क्योंकि टेररिस्ट के ख़िलाफ़ एविडेंस इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो एक किस्म की वॉर जोन होती है ना। तो उनको मिलिट्री ने पकड़ के रखा हुआ था कैंप्स के अंदर, और तफ्तीश हो रही थी और वैसे ही रखा हुआ था डिटेन करके। तो इन्होंने ऑर्डर किया कि हमें बताया जाए कितने रखे हुए हैं आपने, कहाँ रखे हुए हैं, और जहाँ रखे हुए हैं वो इलीगल है, और इनको रिहा करें या केस करें इनके ऊपर। तो वो बात ज़ाहिर है पसंद नहीं आई कि यार हम वी आर फाइटिंग अ वॉर, और वॉर के अंदर तो ये चीज़ें होती हैं, यू डिटेन पीपल जी। और वो उस वक्त टाइम नहीं होता तो वो फील्ड में पकड़े जाते हैं। अब वो क्या आप एविडेंस लेके आएंगे उनके खिलाफ, देयर वॉर कॉम्पिटेंट्स। तो खैर एनीवे, तो वो नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने कि यार है तुसी जज साहब मेहरबानी, हमने ठीक है 1001 लोग रखे हुए हैं इन सेंटर्स में और वो अनडिफाइंड है, बट दैट्स द वे नेचर ऑफ वॉर। खैर उन्होंने कहा नहीं सॉरी, दिस इज नॉट अ डिक्लेयर्ड वॉर, आप बताएं कहाँ रखे हुए, लिस्टें दें, नहीं तो छोड़े उनको। तो एक तो ये इशू बना। उसके बाद फिर फौज ने सोचा कि अच्छा चलो हम केसेस करते हैं, उनके कोर्ट मार्शल करते हैं। अच्छा। तो उनमें से कोई 196 के करीब कोर्ट मार्शल किए गए और उनको सजाएं सुनाई गई। उन्होंने अपील कर दी पेशावर हाई कोर्ट में। तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी सिविलियंस को तो मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्राई किया ही नहीं जा सकता। तो वो समझे आप दूसरी कील मार दिया उन्होंने सारी ये एंटी वॉर एफर्ट, एंटी टेररिज्म के ऊपर जो कार्रवाई एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी मिलिट्री का। तो दे वर वेरी अपसेट कि यार फॉर गॉड से पहले आपने कहा छोड़ दे या करें केस, तो हमने जब किया है तो तुम आप छोड़ रहे हो उनको, यू कांट डू दैट। तो खैर एनीवे वो उसको फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने चैलेंज किया, खान साहब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट कि जो जजमेंट थी उसको सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में फिर वो लेके बैठ गए। 2020 में उन्होंने उसको कर दिया था ना, उन्होंने रोक दिया, सस्पेंड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो केस अभी तक फंसा हुआ है, उसके बाद आगे बात ही नहीं हुई इसकी। अच्छा, मगर इन द मीन वाइल 9 मई हो गया 23 में जी, और लोग पकड़े गए, कोई 103 के करीब के एस्टैब्लिशमेंट गए, इनके तो कोर्ट मार्शल होगा। वो अपील, वो पिटिशन आ गई कि सिविलियन को नहीं किया जा सकता। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा। अच्छा, ये फिर ये केस पड़ा हुआ है उस वक्त का जी। और उमर बंदयाल साहब ने, जब वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बेंच बना दिया जी। बेंच में मेरा ख्याल है 9 लोग थे, 9 लोग में से फिर एक फारग हो गया, 2 पहले गए, फिर एक गया और बंदयाल साहब ने इसका फैसला नहीं किया और इसको चलाते रहे और कोशिश की कि जब तक वो हैं तो फैसला ना आए। मेरा ख्याल है डरते थे कि अगर फैसला फौज के खिलाफ किया तो गले पड़ जाएगा, मोहतात थे खासे। तो उन्होंने सोचा कि मैं टाइम पास करूं, और टाइम पास करके वो घर चले गए सितंबर में 2023 में और एजाज एहसन साहब आ गए जी। इस बेंच जो था, बेंच को हेड कर रहे थे उधर काजी साहब आ गए चीफ जस्टिस। काजी साहब ने कहा मैं नहीं हाथ पाता है, वो पहले ही निकल गए थे बेंच से। हाँ, वो पहले निकल गए थे। अच्छा, तो अब एजाज एहसन साहब ने जजमेंट दे दी जी, 4-1 से आई थी, 4-1 से जजमेंट दे दी कि जी मिलिट्री कोर्ट्स आया अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर सिविलियंस। अब पसूड़ी पे आ गई है कि है, ठीक है जी। तो उसके बाद चैलेंज कर लिया, केयरटेकर गवर्नमेंट थी काकड़ साहब की, वो आप समझे एस्टैब्लिशमेंट की अपनी गवर्नमेंट थी, उन्होंने फौरन इसको चैलेंज कर लिया सुप्रीम कोर्ट में जी, ठीक है। वो जो उसको बैठे हुए थे कौन,
काजी साहब, जी काजी साहब ने कहा ओ हाँ और मैं फंसन लगा। ज़ाहिर है वो पहले ही इसके खिलाफ फैसला दे चुके थे। Exactly. अब ये इसको मसला हल तो करना ना, तो अब सिचुएशन ये है कि फैसला ये हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गया, इन्होंने निपटाओ। और निपटाने का जरिए, ये निपटाना जो मतलब यही है कि ऑब्वियसली द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स जजमेंट इन इट्स फेवर, इसीलिए तो चैलेंज हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जी। तो अब ये बेंच की जो भी बेंच बना हुआ है अब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उनको फैसला करना पड़ेगा। दो फैसले इस सिलसिले में, एक ये कि क्या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या और अंडर द आर्मी एक्ट कैन सिविलियंस बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट। ठीक, अच्छा तारीख में सिविलियंस हैव बीन ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। यस यस, ज़ियाउल हक के ज़माने में इन अदर टाइम्स सिविलियंस हैव बीन ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट एंड बीन कोर्ट मार्शल्ड, एंड देन कुछ किसी को रिप्रीव मिल गई, किसी को पार्डन मिल गया, कभी सज़ा भी होगी। अच्छा, मगर ये इशू अब खड़ा हो गया है। अच्छा, और इस माहौल, पहले जो माहौल था इट वाज अगेंस्ट ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि थोड़ी सी जजेस थोड़े से ऐसे ऐसे हो रहे थे, अब वो ज़्यादा नहीं हो सकते ऐसे ऐसे। तो इसलिए अब देखना ये है कि ये बेंच जो है ये क्या फ़ैसला करता है। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। पर मेरा अपना ख्याल है कि बहुत प्रेशर है कि ये सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होनी चाहिए इफ़ दे वायलेट द आर्मी एक्ट। ठीक, अब वो आर्मी एक्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक, और टेररिज्म जो है उसको भी बड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। देखिए, एक होती है सेडिशन, एक होता है ट्रीजन। जी, गद्दारी और बगावत। हाँ, तो दोनों में फ़र्क बनाया हुआ है, और वो कहते हैं कि बगावत जो है दैट कैन बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट। अच्छा, क्योंकि बगावत जो है इट्स विद आर्म्स, इट्स विद it's much more than a thinking process. Okay. And जो sedition है that can be by words, deeds, not deeds but by words, by political ideology and so on. Okay, तो अब देखना ये है कि यहाँ किस किस्म का फैसला आता है। मेरी अपना ख्याल है कि they will say कि civilians can be tried in a military court अगर वो A, B, C, D किस्म की क्राइम कमिट करें। अच्छा, और अगर D, E, F किस्म की क्राइम हो तो वो शायद दे कैन नॉट बी ट्राइड। मगर डिटर्मिन करना पड़ेगा कि ए बी सी डी है या डी ई एफ है, तो वो फिर आई थिंक द कोर्ट माइट से कि वी विल डिसाइड कि ये केस जो है इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, या ये सिविलियंस को होना चाहिए या नहीं। अच्छा, और आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी इशू, एंड प्रेशर बहुत होगा कि to say that yes civilians can be tried in a military court. मगर आई थिंक जो सेविंग क्लॉज निकलेगी ना इसमें से, वो ये निकलेगी कि ठीक है आप ट्राई कर लें, और ट्रायल के बाद जो सेंटेंसेस होगी वो हमारे पास आएगी। अच्छा, अपील हमारे पास आएगी, आप कर लें। पहली अपील भी मिलिट्री के अंदर होगी, फिर उसके बाद जो अपील है वो हमारे पास आएगी फाइनल। हाँ, बिकॉज पहले ये होता था कि कोर्ट मार्शल की अपील वहीं कोर्ट मार्शल की जो बेंच होता है उसके ऊपर एक और करके वहीं कर देते थे ख़त्म। समरी ट्रायल्स होती है ना कोर्ट मार्शल। जी, समरी ट्रायल। हाँ, तो ये अदालतों में तो समरी ट्रायल नहीं होती, ड्यू प्रोसेस होता है। तो अब मेरा ख्याल है दिल फाइंड अ वे जिसमें ट्रायल्स भी होंगी, और उसकी जो फाइनल जजमेंट कॉल है वो फिर अदालतें अपने पास रखेंगी। अच्छा, ये हो सकता है कि वो कहे सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट में नहीं हो सकती, इस किस्म की बात हो सकती है, एंड और उससे वो डिफाइन भी शायद कर दें। सो दैट्स अभी, बट आई डोंट नो हाउ दे विल डील विद इट। बट ये मैं आपको कह दूं, देयर इज एनॉर्मस प्रेशर, एंड पार्ट ऑफ द प्रेशर नाउ, उस वक्त तो टेररिज्म का प्रेशर था, अब जो प्रेशर है इज टू सेंड अ मैसेज टू पीटीआई। इसीलिए वो लोग अभी तक लेके बैठे हुए हैं, जो न्यायी साहब का बेटा है एंड अदर्स। जी जी, और अभी भी धमकियां आ रही हैं कि अगर आपने ये किया वो किया तो हम ये करेंगे वो करेंगे। असल में ये इस लिहाज से भी अहम है कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो आप भी इस पर बात कर रहे थे, और बिलावल मौलाना फजलुर रहमान भी, कि उसका हिस्सा ये मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी तरमीम होंगी, लेकिन वो नहीं हुई। अब इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई है कि रोका जाए मिलिट्री कोर्ट की तहवील में देने से, और ये अलीमा खान साहिबा भी खदशे का इजहार कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में दिया जा सकता है ट्रायल के लिए। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी एक अहम फैसला होगा कि इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगा। और बिल्कुल करेगा। तो उसकी वजह यह है ना कि अभी खबरें जो आ रही हैं ना कि फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब की कन्विक्शन या
ट्रायल जो है वो ख़त्म हो गई है, अब जी। प्रोडिक्शन आने वाली है, अनाउंसमेंट होने वाली जी, है। जी। अब वो खुफिया हुआ है, पहले ये हमें कहा गया था, जो सोर्सेज थी वो ये कह रही थी कि इमरान खान को और फैज़ हमीद को इकट्ठा ट्राई करना है, बिकॉज वो कंस्पिरेसी थी ना। जी जी। अब वो हो सकता है कि उन्होंने फैसला किया हो कि पहले फैज़ हमीद साहब को कर दिया जाए कुछ, अच्छा। और ताकि एक मैसेज बड़ी स्ट्रॉन्ग चली जाए, और उसके बाद फिर खान के ऊपर तलवार रखी रखे कि तुम बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो तुम्हें भी यहाँ ले आएंगे एंड वील सेंटेंस यू। अच्छा। तो आई थिंक इस किस्म की कुछ चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स, बट लेट्स वेट एंड सी। दो चीज़ों को इंतज़ार करें। आई डोंट वांट टू मेक एनी प्रेडिक्शंस, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस मैटर, इसमें अदालतें आर इन्वॉल्व एंड वन शुड नेवर मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट द जजेस आर गोइंग टू से, और इंडीड इवन व्हाट अ कोर्ट मार्शल इज गोइंग टू डू। So, but I think you will see a judgment on the Faiz case. Okay. And I think you will see कि the sword of Damocles वो खान साहब के सर के ऊपर लटकी रहेगी। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे इन लाइन विद योर प्रेडिक्शन काइंड ऑफ के पहले फैज़ हमीद साहब को सज़ा होगी, और वो भी एक इशारा ही होगा पानी पीटीआई के लिए। तो अब आपके ख्याल में ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का उन्होंने ऐलान किया, इसमें तो उनके अपने लीडर्स डगमगा गए हैं कि ये तो उन्होंने बगैर सोचे समझे। सिविल डिसोबीडियंस कामयाब नहीं हुई हमारे इलाकों में जी। याद है आपको कि जब बांग्लादेश का इशू चल रहा था जी। तो 1970 में शेख मुजीब ने जी। बांग्लादेश के अंदर भी सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी थी, और वो बहुत सक्सेसफुल थी, और उसकी कॉल की वजह से फिर आर्मी एक्शन प्रपोज किया गया, बिकॉज सारा बांग्लादेश रुक गया था, एंड इट वाज सीन एज अ साइन ऑफ बगावत। तो अब बात यह कि मगर यहाँ इट हैज़ नेवर बीन सक्सेसफुल इन द वेस्ट, और इवन इन यूरोप सिविल डिसोबीडियंस जो है वो ये एक इंडिया की ट्रेडिशन थी, प्री पार्टीशन इंडिया के अंदर महात्मा गांधी साहब ने ये की थी, बिल्कुल, और वो भी एक आध दफ़ा की थी, और धमकी होती थी, मगर वो ज़्यादातर वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते थे जब उन्हें एहसास होता था कि सिविल डिसोबीडियंस चलेगी नहीं। अच्छा। एक दफ़ा बस उन्होंने बड़ी सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी थी, जो सक्सेसफुल हुई थी, बट उसके बाद नहीं दी। सो आई थिंक खान साहब की जो सिविल डिसोबीडियंस की कॉल है दैट विल नॉट वर्क, एंड इसीलिए परेशानी है कि अब क्या किया जाए, कौन सा कार्ड खेला जाए। कोई कहता है हंगर स्ट्राइक, कोई कहता है अब सिविल डिसोबीडियंस एंड सो ऑन। मेरा नहीं ख्याल, एंड आई थिंक इसलिए थोड़ी सी डेस्परेशन हुई है, फ़िक्रमंद हैं लोग कि अब ये ना हो कि कोर्ट मार्शल की तरफ ले जाया जाए, और इसीलिए फ़िक्र है कि अगर जनरल फैज़ हमीद कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसके साथ लिंक एस्टैब्लिश हो जाती है बिटवीन व्हाट ही वाज डूइंग एंड व्हाट खान साहब वाज इंस्ट्रक्टिंग, तो फिर दे कुड बी प्रॉब्लम्स। अच्छा,